हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा सेट का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये बात की थी कि सेट होता क्या है और सेट को किस किस तरीके से दिखाया जा सकता है। तो सेट एक बार हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सेट के लिए हमने लिखा था कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम लोगों ने इकट्ठा किया है और उनको किसी विशेष गुण के आधार पर इकट्ठा किया है जिसको परिभाषित किया जा सके। गुण जैसे हमने बताया था पिछली क्लास में, जैसे हमने एक चीज दी थी कि एक क्लास में हमने जो स्टूडेंट्स लिए हैं जिनकी लंबाई 5 फीट से ऊपर है तो वो एक गुण हुआ। लेकिन अगर हम बोले दूसरी तरफ कि किसी लंबे लड़कों का संग्रह, लंबे लड़कों का एक सेट बनाओ, तो वो परिभाषित नहीं हुआ। लंबे लड़के से आप बता नहीं सकते कि कौन लंबा है कौन छोटा है, क्योंकि लंबा होना या छोटा होना एक रिलेटिव बात होती है। आप किसी को लंबा या किसी को छोटा किसी की तुलना में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि 5 फीट से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात हो रही है तो वो एक फिक्स परिभाषा हो गई। तो हम लोगों को परिभाषा देते समय ये देखना था कि हम परिभाषा किस तरीके की दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसी तरीके से अगर आप ये बोल रहे हो कि क्लास में सुंदर विद्यार्थियों का एक संग्रह लो या सेट बनाओ, तो सुंदर आप डिफाइन नहीं कर सकते। सुंदर भी आप एक की तुलना में दूसरे को सुंदर या दूसरे को बदसूरत बोल सकते हो। तो ये हमने बात की थी। इसके बाद हम लोगों ने ये बात की थी कि सेट को कैसे लिखा जाता है। हमने कहा कि सेट को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके अवयव होते हैं, उनको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है और उन स्मॉल लेटर्स को एक दूसरे से कॉमा से सेपरेट किया जाता है। इसके अलावा जब ये सारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं तो उनको कर्ली ब्रैकेट में रख लेते हैं। ये सब बात हमने बताई थी। इसके बाद हमने सेट लिखने की 2 मेथड बताए थे। एक था टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड या रोस्टर मेथड, जिसमें हम जस्ट चीजों को लिख देते थे। इसके बाद दूसरा जो था वो था सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। उसमें हम लोग क्या करते थे, जो भी एलिमेंट्स हैं किसी सेट के, उनकी बस प्रॉपर्टी को लिख देते थे। और उसको लिखने का तरीका होता था x सच दैट x, उसके बीच में एक हम कोलन लगाते थे। x या तो ऐसे लिखते थे या ऐसे लिखते थे। तो हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म देखा था और टेबुलर मेथड, लिस्टिंग मेथड और या फिर रोस्टर मेथड देखा था। तो आज हमारा प्लान ये है कि कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाएं और उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम कुछ नया टॉपिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं और फिर डिस्कस करेंगे कि क्या वो सेट है या नहीं, ठीक है। तो पहला हमारे पास जो हम ले रहे हैं वो है, हमको बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो एक पहला एग्जाम्पल है कि देश में अगर मैं बुद्धिमान मान लो मैंने एक सेट बनाया है जिसमें मैं देश के बुद्धिमान लोगों को रखना चाहता हूं। तो अब प्रॉब्लम यह है कि बुद्धिमान होना आप परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि कोई व्यक्ति एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लेता है तो उसे बुद्धिमान कहा जाए नहीं कहा जाए ये फिक्स नहीं है। तो बुद्धिमान कहना कुछ एक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, परिभाषा जो है उसकी क्लियर कट नहीं है। तो इस केस में ये जो हमारे पास जो देश में बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह है ये सेट नहीं हो, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों
का ठीक है। तो अब फिर वही बात है कि खतरनाक किसे बोलोगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप बोलोगे कि नहीं सांप खतरनाक है, सांप अगर हमको काट लेगा तो हमारी हो सकता है डेथ हो जाए। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि सारे सांप खतरनाक नहीं होते हैं। दूसरी तरफ आप सोचते हो कि गाय जो है वो आपको दूध देती है, तो गाय आपके लिए खतरनाक नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी गाय आपको आप जा रहे हो और बगल में गाय थी और आपको सींग मारती, ठीक है। कभी ऐसे ही गाय खड़ी हुई है और उसने आपको लात मार दी, और वो इतना तेज मार सकती है आपको लात या सींग कि आपकी डेथ हो सकती है। इसी तरीके से घोड़ा देखिए, घोड़े के बारे में कहा जाता है कि घोड़ा बहुत वफादार होता है, बहुत मालिक को वो करता है। लेकिन वो हो सकता है कि मालिक को ना करता हो, लेकिन अगर आप उसके बगल से निकले तो आपको काट ले, आपको लात मार दे। तो जो खतरनाक होना है वो हम बहुत सही तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो वो एक पीली वाली एक मक्खी होती है जो काट लेती है, तो कुछ लोगों को वो जब काटती है तो उनको कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को काटती है तो उनको बहुत दिन तक उनका हाथ या जहां भी काटती है वो सूजा हुआ होता है। तो खतरनाक होना आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी एक सेट नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि सभी विषम प्रकृत संख्याओं का संग्रह, सभी विषम प्रकृत संख्याओं का। अब देखो यहां पे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं हमको अच्छे से पता है। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो जिनको हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनते हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं, उनको विषम संख्याएं बोलते हैं। तो ये बात जो है, जो भी लिखी हुई है विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये हमको एकदम समझना है। विषम किसे कहते हैं हमें एकदम पता है, विषम किसे बोलते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा नहीं कि आज हम किसी चीज को विषम बोल रहे हैं और कल उसको विषम नहीं बोलेंगे। तो ये हमारा एक सेट का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है कि चौथा एग्जाम्पल है किसी कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। तो ये अभी मैंने बताया था कि भाई किसी चीज को सुंदर होना आप सही से परिभाषित नहीं कर पा रहे हो। आपको ये नहीं पता कि सुंदर हम किसको बोले किसको नहीं बोले। कुछ लोग बोलेंगे कि गोरे लोगों को सुंदर बोला जा सकता है, लेकिन आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखोगे जो गोरे नहीं हैं, काले हैं, लेकिन उनको देख के आपको एक अच्छी फील आती है। उनका नाक नक्शा बहुत अच्छा है, तो आप कोई उसको सुंदर बोलेगा। और कोई बोलेगा कि लंबे लोग सुंदर होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको कुल मिलाकर ये है कि सुंदरता की परिभाषा जो है आपको सोचने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो लोग आपके आसपास होते हैं उनको आप नॉर्मली इस निगाह से नहीं देखते हो कि वो सुंदर है नहीं सुंदर है। आप सोचते हो कि नहीं तो हमारे अपने हैं, और तो आपका ध्यान सुंदरता की तरफ जाता ही नहीं है। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को देखते हो तब आपका, क्योंकि वो आपका अपना नहीं है ना, तो आपके दिमाग में एक बात आती है कि मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं, इसके साथ बैठूं या ना बैठूं। उस स्थिति में आप ऐसा सोच सकते हो कि भाई ये सुंदर दिखता है नहीं दिखता है, ये स्मार्ट दिखता है नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ये आपका कोई सेट नहीं है, ठीक। इसके बाद पांचवा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पांचवा एग्जाम्पल है कि भारत वर्ष के सभी अच्छे
गणतज्ञों की बात करें तो कुल मिला के मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब हम ये बोलते हैं अच्छे, सुंदर, लंबे, तो इस तरीके से जब भी आप किसी शब्द को देखते हो तो आप उसको सही से परिभाषित नहीं मानते हो। तो जैसे हमने कहा था कि क्लास में सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह जो है एक समुच्चय नहीं है, उसी लॉजिक में हम ये भी कह सकते हैं कि भारत के जो अच्छे गणतज्ञों का संग्रह समुच्चय नहीं, क्योंकि अच्छे का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल सकते हो, जैसे आप ये बोल सकते हो कि सेट थ्योरी में किस टीचर ने सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा पब्लिकेशन किया है, 100 से ज्यादा रिसर्च किया है, उनका एक संग्रह बनाओ, तो ये फिक्स हो जाएगा। क्योंकि सेट थ्योरी में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने काम किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबने 100 से ज्यादा रिसर्च किया हो, या आप 100 मत करो, आप 50 कर लो। तो जब आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको समझ आएगा, लेकिन अदरवाइज आप अच्छे सोचोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी हमारे समुच्चय में नहीं आता है। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से अगर हम बोलें कि भारतवर्ष के सारे अमीर लोगों का संग्रह, तो वो भी एक समुच्चय नहीं होगा। क्योंकि अमीर आप किसको बोलो, कोई बोलेगा भाई अडानी अमीर है, कोई बोलेगा अंबानी अमीर है। तो ऐसा नहीं कि रतन टाटा अमीर नहीं है, वो भी अमीर है। लेकिन ये जैसे अमीर और गरीब की बात है, आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि हाँ, हमने ये फिक्स कर लिया जिसके पास सबसे ज्यादा धन होगा वो सबसे ज्यादा अमीर होगा, ठीक है। लेकिन वो धन आप किस तरीके से देख रहे हो, और हो सकता है कि दो लोग हों जिनके पास सबसे ज्यादा धन। अच्छा, धन आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो कि आप सीधे धन के हिसाब से देख रहे हो। कुछ लोग हैं जिनके पास अपना धन नहीं है लेकिन वो कमाते बहुत ज्यादा है, जैसे रतन टाटा है। अंबानी को अगर रतन टाटा से कंपेयर करो तो अगर आप टोटल नेट वर्थ देखोगे तो अंबानी इसकी ज्यादा दिखाई देगी, रतन टाटा की नहीं दिखाई देगी। कारण ये है कि रतन टाटा जो है बहुत सारा जो अपना धन है वो डोनेशन में दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो कमाते नहीं, ठीक। तो जो फिर से वही बात हो गई कि ये जो हमने डिस्कस किया था कि अमीर गरीब छोटे मोटे इस सब तरीके से हम लोग संग्रह को परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक। अब अगर हम लोग ये बात करें कि किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, 6 नंबर पर अगर बात करें, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह, ये बात समझ में आती है। लेकिन क्योंकि किसी लेखक ने कुछ नंबर ऑफ बुक्स लिखी होंगी, किसी ने 5 लिखी होंगी, किसी ने 10 लिखी होंगी, किसी ने 100 लिखी होंगी, तो ये आप फिक्स कर सकते हो कि हाँ भाई एक लेखक ने 100 बुक्स तक रखी हैं और उनको हम एक साथ संग्रह करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसी में आप बोलो कि किसी लेखक द्वारा लिखी गई अच्छी किताब, तो अच्छी किताब को फिर आप परिभाषित नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये वाला तो आपका सेट का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन जिससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे देखे वो नहीं। और इसी में अगर आप यहाँ पे लिखित अच्छी पुस्तक कर दो तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारे कुछ सिंपल एग्जाम्पल जिसमें हम लोगों ने देखा कि हम कैसे सेट को पहचान सकते हैं, कौन सी चीज सेट है या नहीं है। तो कुल मिला के मतलब ये है कि आप जब भी किसी सेट को चेक करने जाओ कि वो सेट है या नहीं है, तो आप ये देखो कि क्या जो उसकी परिभाषा दी गई है, क्या हम उसको बिना कुछ कंपेयर किए हुए कह पा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपका सेट हो जाएगा। अब हमारे पास, हमने जैसे बोला था कि हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म देखा था, रोस्टर फॉर्म देखा था, तो अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसको हम या तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा या हमको उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो पहले जो केसेस हैं हमें उसमें टेबुलर मेथड यूज करना है, टेबुलर मेथड, टेबुलर या लिस्टिंग या रोस्टर मेथड यूज करना है, ठीक है। मतलब हमको उनको सिर्फ टेबल बना देनी है, उनकी जो दिए हैं उनको लिख देना है। ये हमने देखा था कि एक ये मेथड था जिससे हम सेट को लिख सकते थे। तो हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल हमारा जो है वो है कि ये एक कोई सेट दिया हुआ है और ऐसे करके लिखा हुआ है x such that x is अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, अंग्रेजी
वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, ये जो दिया हुआ है ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और हमें कन्वर्ट किसमें करना है, इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले इसको पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ते कैसे हैं। इसको बोलते हैं x इस प्रकार है, या x सच दैट x, कि x जो है अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर है। तो हमें पता है ई से पूर्व क्या क्या आता है, a b c d और d के बाद ई आता है। ठीक, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे तो टेबुलर फॉर्म में हम इसको सिर्फ लिख देते हैं। तो पहला अक्षर क्या आता है अंग्रेजी अल्फाबेट में, a आता है, दूसरा अल्फाबेट b आता है, तीसरा c आता है और चौथा d आता है, और इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास था रोस्टर फॉर्म, ये हमारे पास था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। दूसरा है सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। एक हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है और ये है सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का ठीक है। अब देखो सेट शब्द में कितने अक्षर हैं, एक एस है, एक ई है, एक टी है और एक एस है। ठीक, तो अगर आप इसको, ये आपको फिर से देखो इसकी परिभाषा के तौर पे लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, सेट शब्द में कितने हैं, एस फिर कॉमा फिर ई कॉमा टी कॉमा एस। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। तो पहले शब्द में पहली बार में हमें लगा था कि एस सेट्स के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय होना चाहिए, लेकिन जब हमने ध्यान से देखा कि इसमें एस रिपीट हो रहा है तो अब हम इसमें से एस को दो बार न लिख के एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया, जो इसके गुण के आधार पर दिया हुआ था और उसके गुण के आधार पर हमने बस उसको एक लिस्ट की फॉर्म में या टेबल की फॉर्म में लिख दिया। और क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर मेथड में सेट को लिखने का तरीका सीखना है। ठीक है, इसके बाद तीसरा एग्जांपल होगा हमारे पास, तीसरा एग्जांपल है, इसको मैं A3 बोल रहा हूं और इसको क्या लिखा हुआ है कि x इस प्रकार है कि ये प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 6 से छोटी है। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें प्राकृत संख्याएं लिखनी है और ऐसे लिखनी है जो 6 से छोटी है। तो क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5, बस। ठीक, तो ये 6 से छोटी भी हो गई और ये हमारी एक नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या भी हो गई। ठीक है, तो फिर से हमें उसकी परिभाषा दी हुई थी, उसके गुण के आधार पर हमने बस उनके गुण के आधार पर न लिख के उसको एक्सपेंड करके लिख दिया जो आ रहा था। ठीक है, चौथा एग्जांपल हमारे पास है ये है x सच दैट x, ये एक 2 अंकों वाली प्राकृत संख्या है जिनका योग 8 है।
ठीक है। तो क्या बोला गया हमको बोला गया है कि ये सेट एक ऐसा सेट है जिसमें वो 2 अंकों वाली संख्याएं रखी गई हैं जिनके अंकों का योग 8 है। तो क्या क्या हो सकता है सोच के देख लो। 8 कैसे बन सकता है, 2 अंकों वाली चाहिए, तो हो सकता है 17 हो, तो लिखते चले जाते हैं इसको 17। आप देखो ये 2 अंकों वाली संख्या है पहली बात। दूसरी बात ये कि प्राकृतिक संख्या है। तीसरी बात ये कि इसका योग 8 है। ये 2,7 हो गया, 1,7 हो गया, 2 6 हो गया। देखो 26 इसके भी अंकों का जो है वो 8 है। 3 35 हो गया, 3 और 5 भी 8 होता है। उसके बाद आपका 4 44 हो गया। उसके बाद आपका 53 हो गया। उसके बाद आपका 62 हो गया। उसके बाद आपका 71 हो गया। तो ये 2 अंकों वाली वो संख्याएं हैं जिनके अंकों का योग 8 है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो 5वां एग्जाम्पल है, एक बार फिर आपको बता दूं कि मैं क्या कर रहा हूं। हम कुछ एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें हमको जो सेट दिया हुआ है वो उसका लिस्टिंग फॉर्म में या प्रॉपर्टी के फॉर्म में, जो सेट दिया हुआ है वो सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर उसकी प्रॉपर्टी के फॉर्म में दिया हुआ है, और हम उसको कन्वर्ट करके टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमको नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि यह x सच दैट x एक पूर्ण वर्ग है और इस तरीके से है कि x लेस देन 50 है। ठीक है। हमको बोला जा रहा है कि x एक ऐसा सेट है जिसमें x एक पूर्ण वर्ग है और वो 50 से छोटा है। तो 50 से छोटे कितने पूर्ण वर्ग हो सकते हैं? पूर्ण वर्ग मतलब जिनका स्क्वायर हो हमारे पास। तो 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो x एक पूर्ण वर्ग है और x 50 से छोटा है, ये इसकी हमें परिभाषा दी हुई थी। एक 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म में आ गया। ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, जरा देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x एक वास्तविक संख्या है। कह रहा है x सच दैट x की x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और दिया है x एक वास्तविक संख्या है। ठीक है। तो आपको पता है वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं वो होती हैं जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, मेरा मतलब है प्रकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं और पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या सबको मिला के बनती है। अब देखो एक्स स्क्वायर का, अब आपको इसको एक्स के बारे में लिखना है। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का अगर आप अंडर रूट लोगे तो आपके पास प्लस माइनस 2 आएगा। ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लोगे तो एक्स निकालोगे तो प्लस माइनस 2 आएगा। इसका सिंपल आंसर ये है कि आप अगर प्लस 2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है और माइनस 2 का स्क्वायर करते हो तो भी 4 आता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 2, -2। ठीक है। देखो अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब यहां एक वास्तविक संख्या लिखी हुई थी तो हमने इसे 2, -2 लिखा होता। लेकिन अगर यहां पे ये लिखा होता कि x एक प्रकृत संख्या है तब हम लोगों को सिर्फ +2 लिखना होता है, क्योंकि प्रकृत संख्याओं में माइनस संख्याएं नहीं आती। ठीक है। तो ये देखने वाली बात है यहां पे। ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो गए जिसमें हमने सेट को टेबुलर, हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म से, प्रॉपर्टी फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिखा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। हमारे पास कोई भी चीज होगी जो टेबुलर फॉर्म में दी होगी और उसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत आसान लग रहे हैं भी, और ये आपको इसलिए कराया जा रहा है जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि सेट थ्योरी में किस तरीके की चीजें होती हैं। और सबसे ज्यादा सेट थ्योरी, मतलब सेट थ्योरी बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब आप उसको लिखने जाते हो तो आपको ये समझ में नहीं आता है कि हम इसको कैसे लिखें। तो ये जो अभी एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं इसीलिए कराया जा रहा है जिससे कि आप कंफर्टेबल हो जाएं कि हमको सेट थ्योरी में जो आंसर है वो किस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास कुछ अब हमारे को जो सेट दिए हैं उनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियसली वो हमें किस फॉर्म में दिए हुए होंगे, वो हमें रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में या लिस्टिंग फॉर्म में दिए हुए होंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हम लोग पहले भी किए थे लेकिन ठीक है फिर भी एक बार इसको कर लेते हैं। ये हमको दिया हुआ है 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये किस फॉर्म में दिया है, सेट, हमें इसको लिखना किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये दिया किसमें है, ये हमको दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो नंबर हैं, ये सारे नंबर हमें पता चल रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 से डिवाइड हो सकते हैं मतलब कि वो इवन नंबर। ठीक, तो अच्छा इसमें कहीं पे भी कोई माइनस साइन नहीं है, जीरो नहीं है। ठीक, तो इससे पता चलता है कि ये जो भी हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिखते हैं मैंने बताया था, या फिर ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं x सच दैट x, या x इस प्रकार है कि x एक आप सीधे लिख सकते हो सम संख्या है। और अब क्योंकि इन्होंने इसको डैश 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 करके आगे दिया है, हमें ये नहीं पता कि वो कहां तक जा रही है, तो हमें इसमें ये नहीं लिखना है कि वो किससे छोटी है या किससे बड़ी है। ठीक है, तो हमारे पास पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जांपल है हमारे पास। अच्छा इसको देखो एक और तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, और वही तरीका हो सकता है x सच दैट x इज इक्वल टू 2n। आपको अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि सम संख्याओं को आप ऐसे लिख सकते हो और विषम संख्याओं को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक, कैसे, अगर देखो आपका देखिए एक और बात बता दूं कि अगर यहां पे जीरो भी होता तो जीरो को नॉर्मली इवन ही मानते हैं, लेकिन जीरो जो होता है वो प्रकृत संख्याओं में नहीं आता है, वो किस में आता है, तो होल नंबर में आता है या इंटीजर्स में आता है। ठीक है, तो यहां पे हम इसको प्राकृत संख्या इसलिए लिखें क्योंकि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। अगर इसमें मान लो जीरो से शुरू हो रहा होता तो हम इसे भी लिख सकते हैं कि वो एक इंटीजर है, जो इंटीजर मतलब पूर्णांक है, जो कि एक सम संख्या है। तो ऐसे लिख सकते हैं कॉमा, अब इस n के बारे में बताना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू कैपिटल है। अच्छा देखते हैं सही हो रहा है क्या। देखो पहला आपका नेचुरल नंबर क्या होता है, पहला नेचुरल नंबर होता है आपका 1, तो आप 1 रख के देखो यहाँ पे, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 2। फिर दूसरा नेचुरल नंबर कितना होता है 2, तो 2 रख के देखो तो 2 इंटू 4, तो देखो जो सारे इसके एलिमेंट हैं वो आते चले जाएंगे। तो एक ये भी तरीका है इसको लिखने का और एक ये भी तरीका है इसको लिखने का। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें दिया हुआ है a2 इज इक्वल टू 1, 1/2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, डैश डैश डैश।
ये हमको दूसरा सेट दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग अगर सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एकदम सिंपल है कि x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब यह है कि जब आप सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हो तो आप उसकी डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो और आप उसको फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हो। दोनों ही चीजें सही हैं, क्योंकि जो सेट बिल्डर फॉर्म थी उसके साथ उसका ऑप्शनल नाम ये भी था कि वो गुण विधि है। तो आप उसके गुण मतलब उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हो, मतलब आप उसके गुण के बारे में भी बात कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास दो एग्जांपल हो गए जिसमें हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ था और हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदल दिया। तो आप याद रखिए कि ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, और ये विषम तभी है जब आप n को कैपिटल N में ले रहे हो, मतलब जब आपका n नेचुरल नंबर है। अगर आपको सारी सम संख्याएं और विषम संख्याएं निकालनी है तो सबसे आसान तरीका है कि उसको इस फॉर्मूले में लिख दो 2n को, लेकिन उस समय जब बात कर रहे हो तो n को जो है आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। फिर से एक बार बता देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे पास टेबुलर फॉर्म में एक सेट दिया हुआ है और हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हमें वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था और हम उसको टेबुलर फॉर्म में लिख के देखे थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, A3 इज इक्वल टू 3 6 9 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको देखोगे अगर आप तो आप देख रहे हो कि इस जितने भी हैं वो सारे हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। एक तो दूसरी बात ये ऐसा पता चल रहा है कि ये 3 का मल्टीपल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियां 9। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे x such that x is equal to 3n और n belongs to कैपिटल। ठीक है, तो देखो n इज इक्वल टू जब 1 रखोगे तो 3 आएगा, जब n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 6 आएगा, और n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 9 आएगा, और ऐसे ही आगे वाले आते चले जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब हम थोड़ा मिक्स टाइप के क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया हमारे पास टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म। इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने कर लिए, देख लिए। अच्छा, चलिए कुछ हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के कर लेते हैं, रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। रिक्त स्थान टाइप के क्वेश्चन भी करके देखते हैं। इसमें पहला ये कह रहा है, हमें बताना है कि जैसे हमारे पास कोई एक सेट लिखा हुआ है तो हमें बताना है कि वो उसमें बिलोंग करता है नहीं करता है। तो बिलोंग करने के लिए जो फॉर्मूला जो हम लोग सिंबल यूज करते थे उस सिंबल के हिसाब से हम लोग उसको करके देखेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 12 लिखा है, इसके बीच में गैप है, और लिखा है 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, पहले जरा इस क्वेश्चन को समझ लें क्या कह रहा है।
इसको हमें यहाँ पे या तो इसका इस्तेमाल करना है या फिर इसका इस्तेमाल करना है। इसका मतलब बिलोंग्स टू, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब है संबंधित है, इसका मतलब है संबंधित नहीं है। ये यहां तक देखो जरा, 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। पहली बात तो देख लो कि क्या ये समुच्चय सही से परिभाषित है, तो ऑब्वियसली परिभाषित है। 84 एक ऐसा कोई एक नंबर है, वो नंबर किसी नंबर से विभाजित हो रहा होगा और किसी नंबर से विभाजित नहीं हो रहा होगा। तो जिन नंबरों से वो विभाजित हो रहा होगा, ठीक, वो फिक्स होंगे। वो आप ऐसा नहीं कह सकते नहीं ये वाला नंबर अभी विभाजित हो रहा है और अभी विभाजित नहीं हो रहा है। तो 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का एक समुच्चय बता दीजिए। और अब बताना है कि क्या 12 उसमें बिलोंग करता है, 12 उसका एलिमेंट है या नहीं है। तो आप अगर 12 का पहाड़ा पढ़ो तो आपको पता चलेगा 12 6 72 12 7 84, यानी कि अगर 84 को 12 से भाग दोगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब 84 12 से विभाजित हो जा रहा है, तो यानी कि 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं के समुच्चय में 12 भी होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू। ठीक, तो 12 बिलोंग्स टू किससे, 12 किससे बिलोंग कर रहा है, 84 को जो डिवाइड कर रही है संख्याएं उनसे, उस सेट में वो है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। के, कैपिटल के लिखा है, गैप लिखा है और ये लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। अब देखो अंग्रेजी वर्णमाला में समुच्चय क्या, स्वर क्या होते हैं, ये सबसे पहला एग्जांपल हम नोट लिया था। अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो उसमें के तो कहीं नहीं आता है, तो इसका मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय होगा वो क्या होगा, ए ई आई ओ यू। तो जब कोई चीज किसी सेट में बिलोंग नहीं करती है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, इट डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तीसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1/2 और फिर गैप है और बोल रहा है ठीक, कह रहा है कि 1/2 डैश प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें कहीं भी 1/2 नहीं आता है, तो हो गया 1/2 डज नॉट बिलोंग टू प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार वो सेट बिल्डर फॉर्म ही दे, जरूरी नहीं है कि आपको रोस्टर फॉर्म दे। वो सेट थ्योरी का जो आइडिया है वो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं, अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि सेट थ्योरी में और क्या क्या हो सकता है, कितने तरीके के समुच्चय हो सकते हैं, वो उस सब में बात करेंगे और उनकी क्या क्या परिभाषाएं हो सकती हैं और क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें आता है, हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जो टॉपिक है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स या समुच्चयों के प्रकार। हम लोग ये बात कर रहे हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है हमारे पास रिक्त समुच्चय, रिक्त या एम्प्टी सेट। ठीक, तो नाम से इसके क्लियर हो रहा है कि इस जो सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसा है, कुछ इस तरीके से परिभाषित किया है जिसको हम लोग खोज नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो कुल मिला के वन लाइन स्टेटमेंट ये है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल इसका करके देख लेते हैं अभी, और वो ये है, इसकी परिभाषा भी लिख देते हैं।
वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इसको फाई से दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर पाई लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? पाई इज इक्वल टू ऐसे, सेट है तो सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में, लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, ठीक है। अब इसके कुछ हम एग्जांपल देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास हो सकता है एम्प्टी सेट्स। एक एग्जांपल देखते हैं इसमें कुछ। याद रखना कि सेट की सारी जो जान है वो इस बात में है कि उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। अगर उसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आप उसको सोच पा रहे हो, उसके कुछ एलिमेंट देख पा रहे हो, तब वो सेट दिख जाएगा। लेकिन अगर किसी सेट को इस तरीके से परिभाषित किया गया है कि आप जब सोचने जा रहे हो तो आपको कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। पहला क्वेश्चन है, ये एक सेट दिया हुआ है x सच दैट x एक पूर्णांक है जिसका वर्ग -1 है। जरा इसको सोच के देखो, एक x हमको एक पूर्णांक दिया हुआ है जिसका हमको, मैं इसे अभी a लिख रहा हूं, हमें क्या रहा है x सच दैट x एक ऐसा पूर्णांक है जिसका वर्ग -1। पूर्णांक क्या होता है जरा सोच के देखो, पूर्णांक होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। अब इनमें से कोई भी चीज ले लो, 0 का स्क्वायर करो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करो, चाहे +1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करो तो भी 1 आएगा, ठीक है। +2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा। यानी कि आपको कोई ऐसा पूर्णांक नहीं मिल पाएगा जिसका अगर आप वर्ग करोगे तो आपको वो माइनस मिले। और आप जानते भी हो किसी भी चीज होती है, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या वो नेगेटिव नंबर हो, अगर आप उसका स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाती है। तो कोई भी ऐसा आपको नंबर नहीं मिलेगा जिसका स्क्वायर जो है आपको पूर्णांक में -1 हो। तो आप देख रहे हो कि अगर आप इसे लिखने जाओगे तो आपको इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिल पाएगा जो आप उसको लिख पाओ। और ये हो क्यों रहा है? हमारी कोई गलती नहीं है, उन्होंने हमको परिभाषा ही ऐसी दी है कि हम उसमें कुछ लिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल हुआ हमारा एम्प्टी सेट का। ठीक, चलिए कुछ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है कि x सच दैट x एक सम संख्या है, सम संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। अब आप देखो कि सम संख्याओं की परिभाषा ही ये है कि सम संख्या हम बोलते हैं उसको जो 2 से विभाज्य होती है। अब ये बोल रहा है कि पहली बात तो है कि x एक सम संख्या है, दूसरी तरफ बोलता है कि वो 2 से विभाज्य नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक सम संख्या हो और वो 2 से विभाज्य ना हो? सम संख्या होती ही वही है जो 2 से विभाज्य होती है। तो इस केस में ये भी एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि बोल रहा है कि एक ऐसा सेट है जो x इज नॉट इक्वल टू x। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कोई संख्या अपने आप के तो बराबर हमेशा होती है, ऐसा नहीं हो सकता कोई संख्या अपने आप के बराबर ना हो। तो इन सारे केस में जो हमने अभी बताए, इन केस में जो सेट थे वो इस तरीके से परिभाषित थे
कि हम उसका कोई भी संख्या सोच नहीं पा रहे थे। अच्छा देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सोच नहीं पा रहे हो तो वो सिंगल सेट ही, वो एम्प्टी सेट ही हो जाए। कहने का मतलब ये है कि सोच नहीं पा रहे हैं जब मैं अभी बोलता हूं तो इसका मतलब ये कि अभी जब हम उसकी परिभाषा को चेक कर रहे हैं तो हमें कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, जैसे ये कोई पूछे कि जैसे ये अभी एग्जांपल था कि 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, हमको पता है कि हाँ वो बहुत सिंपल सा हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जो परिभाषित करती है। अब मान लो किसी ने एक बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख दिया हो, 4 5 6 7 8 9 2 1 0 5। ठीक है, अब अगर मैं इसको बोलूं कि तो आपको पता है कि कुछ ट्रिक होती है, आपको पता है कि 2 से डिवाइड करने की क्या ट्रिक होती है, कौन कौन सी संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, आपको पता चल जाएगा। मतलब इसके एक नियम होते हैं कि अगर संख्या के अंत में 5 आ रहा है तो वो 5 से डिवाइड हो रही होगी। ऐसे ही बहुत सारे नियम होते हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई संख्या किसी एक संख्या से डिवाइड हो रही होगी, नहीं हो रही होगी। लेकिन अगर कोई एक बहुत बड़ा सा नंबर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि क्या ये संख्या उससे विभाजित हो रही होगी, नहीं हो रही होगी, तो शुरुआत में आपको वो दिख नहीं रहा होगा। तो उसका एक तरीका है कि आप उसको विभाजित करके देखोगे और अगर वो विभाजित हो रही होगी तो आप लिखोगे और विभाजित नहीं हो रही होगी तो आप बोलोगे नहीं भैया एम्प्टी सेट है। ठीक, तो जब मैंने ये बोला कि हम उसको सोच नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे का मतलब ये नहीं होता है कि हम मतलब जो कहने का मतलब ये कि कुछ केसेस में हमको डायरेक्ट परिभाषा देख के समझ में आ जाएगा कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, और कुछ केसेस में हमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज कि हम किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मान लो भाग नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो आपको एक बार स्थिर होके चेक करना पड़ेगा कि जो परिभाषाएं उस सेट की दी हुई है वो हर तरीके से फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, उनको हर तरीके से सोचा जा सकता है, नहीं सोचा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ठीक, इसके बाद ये हो गया हमारे पास एम्प्टी सेट। उसके बाद हमारे पास दूसरा है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या हम इसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो इसकी क्या परिभाषा है? बिल्कुल जैसे नाम समझ रहे हैं, एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट। इससे तुरंत समझ में आ रहा है कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही अवयव हो, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो क्या हुआ, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारे पास सेट होंगे उसमें इस तरीके से हो रहा होगा कि कोई एक एलिमेंट ही उस सेट में आ पा रहा होगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट दिया हुआ है जिसमें 5 लिखा हुआ है। ठीक, तो इस 5, ठीक है, हम लोग 5 जो सेट है वो हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है, लेकिन इस सेट के लिए इसका जो एलिमेंट है वो 5 है और संख्या कितनी है उसकी? एक संख्या है, यानी कि ये एक सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, या एकल समुच्चय का एग्जाम्पल हो गया। एक बार फिर से बता देता हूं, हमको इससे मतलब नहीं है कि वो एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट क्या है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर हमको इससे मतलब होता तब बात अलग थी, लेकिन हमारी परिभाषा है कि समुच्चय, एकल समुच्चय उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। ये नहीं बोल रहा है कि वो एलिमेंट क्या हो। तो ठीक है, ये 5 है, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, लेकिन इस सेट के लिए ये इसका एक एलिमेंट है या अवयव है, इसलिए ये एग्जाम्पल होगा आपका एकल समुच्चय। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या बोल रहा है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय। तो भारत के बहुत सारे राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है, लेकिन वर्तमान में तो एक ही राष्ट्रपति हो सकता है, या वर्तमान में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री किसी राज्य का एक ही हो सकता है, लेकिन उप मुख्यमंत्री एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का समुच्चय, तो आप जान रहे हो कि वर्तमान में एक ही राष्ट्रपति होगा, तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई, ये पहला एग्जांपल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एकल समुच्चय। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास x such that x plus 4 is equal to 8, ये हमको दिया हुआ है। तो देखो अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो, x plus 4 is equal to 8 को सॉल्व करते हो तो आपके पास एक आंसर आएगा। कितना आएगा, एक ही चीज आएगी, x equal to 4 होगा तभी ये पॉसिबल है। तो अगर आप इसको सही से सॉल्व, अगर नॉर्मल लिस्टिंग फॉर्म में लिखोगे तो एक ही एलिमेंट आप इसमें लिख पाओगे, x equal to 4। तो क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, फिर बताता हूं कि वो एलिमेंट क्या है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको इससे फर्क पड़ता है कि हमारे पूरे सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो अवयवों की संख्या है, वो एक होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं सिंगल सेट, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। ठीक, तो ये जो इक्वेशन है ये सिर्फ ऐसे सेटिस्फाई हो जाएगी इसमें एक ही एलिमेंट आता है। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे ना होके ऐसे होता, ये क्वेश्चन ऐसे ना होके ऐसे होता, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो आप देखते हो कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखते तो x इक्वल टू आता +-2। तो इसको जब सॉल्व करते तो इसका आंसर होता है 2, -2। अब क्योंकि इसमें दो एलिमेंट है तो ये एकल समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो कहीं ये लिखा हुआ है तो 3 लिखा हुआ है, इसमें एक एलिमेंट है तो ये भी एक हमारा सिंगलटन सेट हुआ। मैंने ये 5 वाला आपको बता ही दिया कि अगर उसका एलिमेंट 5 है तो भी वो सिंगलटन सेट हुआ। ठीक है, हटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये हो क्यों रहा है, ये आगे जाके क्या होंगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी होंगी। अच्छा कि ये तो सिंगलटन सेट होगा या ये आपके पास एम्प्टी सेट होगा, तो इन सब चीजों का एग्जाम्पल आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, इसके बाद परिमित या अपरिमित समुच्चय तीसरे नंबर पे है हमारे पास। परिमित या अपरिमित समुच्चय, उसको बोलते हैं फाइनाइट एंड फाइनाइट परिमित तथा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो देखो यहां से इतना क्लियर कट नहीं पता चल रहा है परिमित और अपरिमित समुच्चय, लेकिन यहां से समझ आ रहा है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपके पास कोई सेट है और उस सेट में आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी नंबर फिक्स है, तो आप बोलोगे कि वो सेट जो है आपका फाइनाइट सेट है या परिमित समुच्चय है। और अगर उसके अवयवों की संख्या
एकदम बहुत सारी है जिन्हें आप काउंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको बोलोगे कि वो इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे तो यहां क्या हो रहा है, यदि अवयवों की संख्या निश्चित हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल हुआ वो हुआ फाइनाइट सेट का या परिमित समुच्चय। अब देखो, ध्यान से देखो इसको, ये जो सेट है इसमें इसकी जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको 8 के बाद एक कॉमा लगा के और 3 डॉट लगा दूं, इसका क्या मतलब सिखाया था मैंने? इसका मतलब ये सिखाया था कि ये इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कहां तक बढ़ता चला जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। तो जब ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये आपका फाइनाइट सेट नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तब ये इसका फाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो निश्चित। अच्छा, तो फिर अपरिमित क्या हो जाएगा? यदि अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, ठीक, जैसे ये एग्जांपल ले लो, इसमें 2, 4, 6, 8 इसके एलिमेंट फिक्स हो गए, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देते 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, तो अब इसमें ये क्या है? बेसिकली ये सम संख्याओं का समुच्चय, ये भी सम संख्याओं का समुच्चय, लेकिन इसमें सिर्फ 8 तक की ही सम संख्याएं लिखी है। ये जो है ये चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, कहीं पे भी चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि एन क्या था आपके पास, याद होगा अगर आपको, ये क्या था? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था। ठीक है, तो इसमें जो संख्याएं थी वो शुरू हो रही थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और वो चलती चली जा रही थी। तो ये एग्जाम्पल हुआ किसका हमारे पास? अपरिमित या फिर इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक। और ये वाला जो हुआ वो फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब अगर आप किसी शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा, शहर में जो रहने वाले लोग हैं अगर उनका आप एक समुच्चय बनाओ तो किसी एक टाइम पर शहर में फिक्स लोग ही रह रहे होंगे, तो वो एक आपका फाइनाइट सेट हुआ या परिमित समुच्चय हुआ। लेकिन अगर आप बोलो कि किसी शहर में आने जाने वाले लोगों के संख्याओं का समुच्चय, ठीक, तो अब वो उसमें एक परेशानी ये हो सकती है कि जो लोग आज आए वो कल नहीं आए, तो वो नंबर जो है चेंज होता रहेगा। लेकिन हाँ, उसको ये सोच सकते हो कि अगर आप उसको बोलते हो किसी एक दिन किसी शहर में आने जाने वाले लोगों की संख्याओं का समुच्चय, तो वो जो संख्या होगी वो फिक्स होगी। कुछ 1000 लोग आ रहे होंगे, 2000 लोग आ रहे होंगे, 10,000 लोग आ रहे होंगे, लेकिन वो फिक्स आ रहे होंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि वो एक दिन में बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे ही, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे 12 बजे रात में दिन शुरू हुआ तो रात में 12 बजे से आप देखो कितने लोग आए, तो जैसे ही रात के 12 बजे दोबारा बजेंगे उसके बाद वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी, तो वो नंबर जो है वो एक फिक्स नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि वो नंबर काउंट ही होता चला जा रहा है। किसी वर्ष में महीनों की संख्या अगर आप बात करो तो महीनों की संख्या जो है किसी वर्ष में फिक्स है, कितने हैं? 12 महीने हैं, तो वो हमारा जो एग्जाम्पल हुआ वो हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब अगर जैसे हम ये बोलें कि एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें हमें देखना है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो आप देखो कि इस सरल रेखा पर कितने सारे बिंदु हो सकते हैं वो हमको पता नहीं,
उनकी संख्या जो है बहुत लंबी जा सकती है। कैसे जा सकती है? क्योंकि जो बिंदु का साइज है उसको चेंज कर करके आप जो नंबर है बहुत सारा ले सकते हो। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की जो संख्या है वो इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर किसी सेट में, यदि किसी समुच्चय में जो अवयवों की संख्या निश्चित है तो वो हमेशा, अब आप एक चीज मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर हम ये बोलें कि हमारे जो आसमान में जो तारे हमें दिखते हैं, ये जो इनकी जो संख्या है जो हमें दिखते हैं ना, वो हमारा एक परिमित समुच्चय होगा या अपरिमित समुच्चय होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जांपल। मान लीजिए कि हमारे पास एक रिक्त समुच्चय है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये फाइनाइट सेट है या ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो फिर से वापस जाते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट वो होता है जिस किसी सेट में अगर उसके अवयवों की संख्या निश्चित हो तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अब देखो यहाँ अवयवों की संख्या कितनी है, यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे अवयवों की संख्या, तो वो कितनी है? 0। और 0 एक फाइनाइट नंबर है, ये निश्चित है कि 0 का मतलब क्या होता है। तो ये जो सिंगलटन सेट, जो हमारा एम्प्टी सेट था, वो एक फाइनाइट सेट है क्योंकि उसके अवयवों की संख्या फिक्स है, निश्चित है, और वो कितनी है? 0। ये एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट ये हो गया कि अभी हालांकि आपको बताया जा चुका है, आप समझ चुके हो कि जो आपका फाइनाइट सेट है उसके अवयवों की संख्या निश्चित है का मतलब जब आप उसे काउंट करने जाओगे तो वो काउंटिंग एक जगह पे जाके एंड हो जाएगी। यही पहचान है हमारे पास कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। और अगर वो काउंटिंग एंड नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे आपने देखा था कि 2, 4, 6, 8 जब लिखा हुआ था तो वो 8 पे जाके एंड हो गया था, तो वो सेट जो था हमारे पास एक फाइनाइट सेट था। लेकिन जब हमने कॉमा लगा के डैश 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 लिख दिया था तो वो बढ़ता ही चला जाता, हमें नहीं पता था वो कहाँ तक जाएगा, उसका काउंटिंग का एंड नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उसको बोला कि वो हमारा इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अब बात करते हैं समान समुच्चय की। समान समुच्चय की या इक्वल सेट की। ठीक, तो नाम से क्लियर हो रहा है भाई इक्वल सेट क्या होंगे। सेट कैसे क्या होता है? सॉरी, तो हम लोग बात कर रहे थे इक्वल सेट की, समान सेट की। तो सेट में होता क्या है? सेट में होते हैं उसके कुछ एलिमेंट। अगर 2 सेट हैं और दोनों सेट में अगर हम उन्हें इक्वल बोल रहे हैं तो सिंपल कंडीशन क्या हुई उसकी कि 2 सेट तभी इक्वल हो सकते हैं जब उन दोनों में जो अवयव हों उनकी संख्या भी समान हो और वो अवयव भी समान हो। हालांकि पहली बात बोलने की जरूरत नहीं थी, जब वो सेम अवयव हो जाएंगे तो संख्या तो समान हो ही जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे इसका क्या परिभाषा हुई कि अगर 2 समुच्चय जिनमें अवयव एक जैसे अवयव हों तो उन्हें हम लोग कैसे बोलते हैं? यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हों, ठीक, तथा बी के सभी अवयव ए में हों, तो ए इज इक्वल टू
बी। तो यानी कि जब ए के सारे अवयव बी में होंगे और बी के सारे अवयव ए में होंगे तो ये तभी हो सकता है कि जब दोनों के अवयव एक जैसे हों, नहीं तो नहीं हो सकता। ये हो सकता था कि ए के सारे अवयव बी में होते लेकिन बी के सारे अवयव ए में ना होते, ये पॉसिबल है, तो फिर वो इक्वल सेट नहीं हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया कि सेट जो है, सेट में ले दे के उसके एलिमेंट्स ही तो हैं, उसके अवयव ही तो हैं। तो अगर दो सेट को हम इक्वल बोल रहे हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम। ठीक, तो इसलिए बोला जा रहा है कि यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव बी में हो तथा बी के सभी अवयव ए में हो तो हम उसे इक्वल सेट बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है? अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, कैसे लिखते हैं? हम बोलते हैं, हमने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट x है और वो किसी सेट में बिलोंग करता है तो हम उसे कैसे लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a, और इसको बोलते हैं implies that, और हिंदी में बोलते हैं इंगित करता है। ठीक, तो अगर a इक्वल टू बी है, इसका मतलब अगर कोई हम एक एलिमेंट x ले लेते हैं जो a से बिलोंग करता है तो ये बोलता है कि ये b में भी बिलोंग करेगा। तथा अगर हमने y का कोई एलिमेंट है जो b में बिलोंग करता है तो ये हमको बोलेगा कि y जो है a में भी बिलोंग करेगा। अब आप सोच सकते हो कि जब a के एलिमेंट लिए थे तो हमने x ले लिए और b के एलिमेंट लिए थे तो हमने y ले लिए, तो वो सिर्फ दिखाने का तरीका है। मैं दोनों केस में x भी ले लेता, लेकिन अगर मैं दोनों केस में x ले लेता तो आपको ऐसा एहसास हो सकता था कि अरे सर पहले से ही मान ले रहे हैं कि दोनों के एलिमेंट सेम है। तो इसको समझने का तरीका है कि हमने जब बोला कि x बिलोंग्स टू a, x सिर्फ एक सिंबल है। x की जगह मैं y भी ले सकता था, मैं z भी ले सकता था, मैं p भी ले सकता था, तो आप उस पर ना जाएं। ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका है कि x बिलोंग्स टू a, मतलब आपको पता है कि अगर x a सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यह है कि a सेट के जो एलिमेंट हैं वो x होंगे, यानी कि x a में है ही है। अगर आप कभी भी लिखते हो x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब a जो x है वो a में है ही। तो अगर कोई एलिमेंट लिया जो x a में बिलोंग कर रहा है, और जब भी आप इस तरीके से चूज करते हो कि x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब आप सारे एलिमेंट की बात करते हो, बस ये सिंबल है दिखाने का। तो x बिलोंग्स टू a मतलब x a में है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है, इंगित करता है कि x b में भी है। दूसरी तरफ तो आप इस तरफ से इस तरफ तो देख लिया कि a के सारे एलिमेंट b में भी हैं, लेकिन आप उधर से भी इधर देखना है, तो हमने b का एक एलिमेंट ले लिया कि चलो y बिलोंग्स टू b। तो अगर ऐसा है कि y बिलोंग्स टू b है और y बिलोंग्स टू a भी है, तो इसका मतलब a के सारे एलिमेंट b में है और b के सारे एलिमेंट a में है, तभी ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो सकती है। और इस केस को हम लोग बोलते हैं इक्वल सेट। यानी कि अगर दो सेट, सरल भाषा में अगर हम सीखना चाहें तो दो सेट जिनके एलिमेंट एकदम एक जैसे हों तो वो सेट इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, देखिए अब सेट थ्योरी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी इन द सेंस कि कठिन नहीं हो रहा है अब, क्योंकि उसमें कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी तक हम ये x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b नहीं लिख रहे थे। अभी तक हम लोग सिंपल सोच रहे थे, अच्छा हमें कुछ परिभाषा दी हुई है और उस परिभाषा के हिसाब से हमें कुछ उसको टेबल में लिख देना है, कुछ उसको लिस्ट में लिख देना है, ऐसा लग रहा था हमें। तो जो कॉम्प्लिकेशन शुरू होता है सेट का वो यहां से शुरू होता है। लेकिन आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ये जो इसको लिखने का तरीका है इसको पकड़ लिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने इंग्लिश सीखी थी तो इंग्लिश में आपको पहले ABCD सिखा दी गई, लेकिन फिर उसके बाद आपको 2 लेटर के शब्द लिखाने सिखाए गए। जैसे 3 लेटर लेने, कार, बस, वैन, ऐसे लिखना सिखाया गया। अब बस वही है, अगर आपको 2 लेटर का या 3 लेटर का वर्ड लिखना ना सिखाया गया तो आप बड़े बड़े वर्ड नहीं लिख पाते, और वो बड़े बड़े वर्ड नहीं लिख पाते तो आप फिर स्टेटमेंट में भी लिख पाते। तो इसीलिए भी सिखाया जा रहा है कि अब आपको ये सीख लेना है। जैसे आप छोटे थे तो आपने 2 लेटर के या 2 हिंदी में आपने चल, कल, खल, जल ऐसे करके सीखा था। फिर कमल, पंकज, कमल, जल, जीवन, इस तरीके से आपने जो सीखा था, इमली। तो अब वही हो रहा है, अगर आप इसको नहीं सीखोगे तो आप आगे की चीज नहीं सीख पाओगे। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो अल्फाबेट जो लिखने का तरीका है उसको सीख ले।
अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, फिर से मैं आपको बता देता हूं इसको कैसे लिखते हैं। अगर हम, इसका मतलब होता है कि x बिलोंग्स टू a, यानी कि x a में है या x a से संबंधित है, और ये इंप्लाइज है, मतलब आपने एक चीज की भाई, आप एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप ये वीडियो को देख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप सीखना चाहते हो। तो ये एक पहली वाली बात, आप वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो से पता चलता है कि आप सीखना चाहते हो, तो इसका मीनिंग वही होता है कि एक चीज दूसरी चीज को इंडिकेट करती है। तो x बिलोंग्स टू a, ये अगर हम बोल रहे हैं कि a इज इक्वल टू b है, तब तो x बिलोंग्स टू a इंप्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू b, मतलब अगर कोई x का एलिमेंट, x कोई एलिमेंट है जो a में है, तो वो एलिमेंट b में भी है, ये इसका मतलब हुआ। ये इस तरफ से इस तरफ देख लिया हमने, अब हम इस तरफ से इस तरफ देखेंगे कि y बिलोंग्स टू b, और ये हमें बताता है कि y बिलोंग्स टू a है। इससे हमको समझ में आता है कि a के सारे एलिमेंट b में हैं और b के सारे एलिमेंट a में हैं। ये मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूं, मैं फिर से आपको बता दूं, इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको ये भाषा आसान लगने लगे, आपको समझ में आए कि हाँ इसे लिखने में तो कोई जरूरत दिक्कत नहीं है। आपको ये लेटर सीखने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है बिलोंग करता है, इसका मतलब है इंगित करता है, और इसका मतलब है कि बिलोंग नहीं करता है। अगर आप ये जो ये भाषा है, जैसे इंग्लिश की भाषा है ना, वैसे ये भी भाषा है। आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती है, आप कैसे सीखोगे? आप इंग्लिश में सीख लो वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, जेंडर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये सब सीख लो तो आपको इंग्लिश लिखना आ जाएगी। वैसे ही अगर आप यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं, इनका मीनिंग है, इसको सीख लो तो आपको सेट थ्योरी लिखना आ जाएगी। ठीक, तो हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, और एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए एग्जाम्पल है 1 2 3, और दूसरा एग्जाम्पल है 3 2 1। तो आप देख रहे हो कि इन दोनों सेट में एलिमेंट्स क्या क्या हैं। एक है एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट दो है, तीसरा एलिमेंट 3 है। लेकिन दूसरे सेट में पहला एलिमेंट 1 है, पहला एलिमेंट 3 है, दूसरा एलिमेंट 2 है और तीसरा एलिमेंट 1 है। तो हमें पता है कि सेट में अगर किसी एलिमेंट्स का ऑर्डर आगे या पीछे हो जाता है तो उससे सेट नहीं बदलता है। ठीक, तो ये भले ही आगे पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जितने एलिमेंट इसमें है वही सेम एलिमेंट इसमें भी है। तो ये एग्जांपल हुआ हमारा इक्वल सेट का। ठीक है, अब देखो जैसे आप इसको देख रहे हो 2, 4, 8, डैश डैश डैश, ये लिख लिया आपने, और इस तरफ आपने कुछ इस तरीके से लिया कि x such that x is equal to 2 to the power n, और n belongs to natural number। अब देखो ये क्या है, ये आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये कितना लिखा है 2 की पावर 1, ये कितना लिखा है 2 की पावर 2, और ये कितना लिखा है 2 की पावर 3, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, इसको जरा ध्यान से देखो, ये इन्होंने इसको लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया है, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है, ये लिख दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। n को 1 रखो, n है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, तो n को पहले 1 रखो तो 2 की पावर 1 आएगा। तो पहला एलिमेंट इसका क्या हुआ 2 की पावर 1 यानी कि 2। दूसरा एलिमेंट क्या हुआ, जब n को 2 रखोगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 आ जाएगा। तीसरा हो गया 2 की पावर 3। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि इसके जो एलिमेंट्स हैं और इसके एलिमेंट हैं वो एकदम बराबर हैं। अच्छा देखो ये डॉट डॉट लिखा हुआ, तो ये कहां तक जाएगा, ये चलता चला जाएगा। यहाँ पे भी n है, n का जो नेचुरल नंबर है वो भी 1 2 3 4 से शुरू होता है और चलता चला जाता है, वो रुकता नहीं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल सेट। ठीक है, कुछ चीज और आपको बता देता हूं मैं, जो आपको सेट थ्योरी में काम में आएंगी। मैंने आपको अगर एक सेट था, इसमें 1 2 3 था, और बी दूसरा सेट था जिसमें 1 2 3 4। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो ए के सारे एलिमेंट कौन कौन से 1 2 3 4 बी में हैं, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। कैसे, 1 है 2 है 3 है 4 है नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आधी डेफिनेशन हुई, ए के सारे एलिमेंट तो बी में है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है।
तो इस केस में जब ये होता है तो हम लिखते हैं a इज नॉट इक्वल टू b, यानी कि a एंड b ये जो है इक्वल समुच्चय नहीं, समान समुच्चय नहीं, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसके आगे मैंने आपको ये इसका अर्थ बताया था, क्या बताया था, इंगित करता है, और इसको मैं ऐसे भी बोलते हैं सूचित करता है। और अगर ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंप्लाइज दैट। और अगर ये ऐसे करके हो, मतलब ये दोनों तरफ हो, तो होता है कि सूचित करता है तथा इससे सूचित ठीक है। या इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं, इंगित करता है तथा इससे इंगित होता है। और अगर ये होता है इसे बोलते हैं डबल इंप्लाइज। ठीक है, तो आज हम लोग लेक्चर को यहीं रोकते हैं और अगले, क्योंकि ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया, तो हम इस अगले जिसके आगे की बात है, यही सब चीजें जो है इसमें और थोड़ी बातें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हमने अभी आज सीखा क्या, हमने आज ये सीखा, कुछ हमने एग्जाम्पल सीखे कि भाई सेट को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल देखे जिसमें हमें पता चला कि हम किस तरीके से सेट को पहचान सकते हैं। उसके अलावा हमने अलग अलग तरीकों के सेट के बारे में बात किया। हमने बात किया एम्प्टी सेट के बारे में, यानी रिक्त समुच्चय के बारे में। हमने बात किया सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय के बारे में। हमने बात किया हमारे समान समुच्चय के बारे में। ठीक, तो इतनी चीजें बात की। अच्छा, हमने परिमेय और अपरिमेय समुच्चय के बारे में बात किया, उनके उदाहरण देखे। तो अब इसके आगे कुछ और डेफिनेशंस हैं जिनको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का जो डाउट होगा वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और अपना जो क्वेश्चंस है उसे भी कमेंट में भेज सकते हो। और वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो पाए जो भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।